अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब ठीक हैं? ये वीडियो होगी उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका इस साल यानी एडमिशन हुआ है फर्स्ट ईयर में एमबीबीएस में या बीडीएस के अंदर। तो इसमें कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं, यानी अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको बेसिकली 3 चीज़ें डिस्कस करूँगा जो आपको आगे यानी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। उसमें सबसे पहले हाउ टू एडजस्ट इन हॉस्टल लाइफ, हाउ टू एडजस्ट इन योर कॉलेज एंड द थर्ड थिंग इज़ विच बुक्स टू बॉट। यानी ये 3 चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम बुक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, आप जिस भी कॉलेज में आप कैटेगराइज़ कर लें। पहले तो प्रोविंस वाइज इस चीज़ को यानी आपने कैटेगराइज़ करना है। लाइक आप सिंध के अंदर हैं, पंजाब में हैं या केपी के अंदर हैं, यानी कहाँ पे आप पढ़ रहे हैं। फिर आपने इस चीज़ को भी डिफ्रेंशिएट कर लेना है। अगर आप लाइक मैं पंजाब की बात करूँ, यानी इसमें जैसे हमारे पास नम्स है और यूएचएस है, तो ये 2 कॉलेज हो जाते हैं, यानी 2 एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ हैं। तो इन दोनों में बुक्स जो होती हैं वो डिफरेंट होती है। मैं बेसिकली पंजाब से हूँ तो मैं पंजाब से बात करूँगा, और इस चीज़ को आपने आगे एज अ रेफरेंस लेके आप जिस भी प्रोविंस से हैं तो आपने एज दैट इसको अप्लाई करना है। अब देखिए आपके क्योंकि आज के दौर में ट्रेंड है एक, तो आपके रिश्तेदार या आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग ऑलरेडी डॉक्टर बन रहे होते हैं डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर। तो उसमें जो एक स्टूडेंट थोड़ी सी गलती तो मैं नहीं कहूँगा, उनको वो एक जनरल गाइडलाइन होती है। वो बहुत सारे यानी अपने जो उनके कोलीग्स होते हैं, सीनियर कह लें, दोस्त होते हैं, तो उनसे वो पूछ रहे होते हैं आया हमें कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, हमें कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए। तो उसमें चंद जनरल इंस्ट्रक्शन आपके लिए, और वो जनरल इंस्ट्रक्शन ये है कि सबसे पहले तो आपने ज़रूर आप सबसे गाइडलाइन लें, यानी कौन सी बुक लेनी है, कैसे, ताकि आपको सारी चीज़ों का पता हो। नंबर 2 ये कि आपने जो असल गाइडलाइन है या ये जो बुक्स आपने ख़रीदनी है वो आपने उनसे पूछ कर ख़रीदनी है जो आपके एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ वहाँ जो सीनियर्स होंगे। लाइक अगर मैं नम्स की बात करूँ, तो अगर आपका एडमिशन इस साल नम्स में हुआ है या आप नम्स के अंदर इनरोल होने जा रहे हैं, नम्स प्राइवेट में या गवर्नमेंट में, तो आपने बुक्स यूएचएस वाले स्टूडेंट से पूछ कर नहीं लेनी। अच्छा, एक तो यही बात होगी। दूसरा, इसको मज़ीद अगर हम थोड़ा सा डीपली चलें तो आपने नम्स के अंदर भी, अगर आपका कोई दोस्त है सीएमएच बहावलपुर में पढ़ रहा है और आपका एडमिशन हुआ है सीएमएच लाहौर में, तो आपने सीएमएच बहावलपुर वाले से नहीं पूछना। आप कोशिश करें जब आप सीएमएच लाहौर के अंदर जाएं तो आप उसी स्टूडेंट से पूछें जो सीएमएच लाहौर के अंदर पढ़ रहा है, यानी वो आपको ज़्यादा बेहतर गाइड करेगा बुक्स के हवाले से कि कौन सी बुक्स लेनी है, कि भाई आपने बायो कैम कहाँ से करनी है। अब मिसाल मैं देता हूँ हिस्टोलॉजी की, यानी अनाटमी के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट की अपनी राय होती है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि वो मैनुअल से हो जाती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं जनाब, मैनुअल से नहीं होती, आपको लायक हुसैन की हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती है। तो वो डिफरेंट राय होती है। इसके अंदर जो एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन पैदा होती है वो ये होती है, जब आप बहुत सारे लोगों से उनकी राय ले लेते हैं तो फिर आपके लिए मसला बन जाता है कि अब कौन सी बुक्स लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए। तो उसके लिए मेरी जो आपको सजेशन है वो यही है कि क्योंकि डिफरेंट लोगों की राय होती है, आप कोशिश करें जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, अब पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में भी कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। मुझे बहुत सारे ऐसे भी लोग मिले हैं जो डिस्टिंक्शन होल्डर हैं हिस्टो के अंदर, हिस्टो से मुराद अनाटमी के अंदर, और उन्होंने कहा है कि हमने मैनुअल से अनाटमी की है। मैं अगर नम्स की बात करूँ, यानी जो प्रैक्टिकली बुक होती है वहाँ से पढ़ के उन्होंने वो की, तो उनकी यानी अच्छी खासी डिस्टिंक्शन है आगे, यानी अच्छे नंबर है उनके। तो लेकिन कुछ कहते हैं नहीं जनाब, अगर आपको नॉलेज चाहिए, यानी अगर आप आगे पैथोलॉजी में जाते हैं तो आपको हिस्टो बाई लायक हुसैन वो भी पढ़नी पड़ेगी। तो ये डिफरेंट राय है, लेकिन मैं अगर पर्सनली अपनी सजेशन दूँ आपको तो वो यही होगी। अच्छा, इसी के अंदर एक और चीज़ अनाटमी के अंदर भी ऐड कर लेते हैं, जैसे जनरल अनाटमी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो स्नेल्स है, जैसे कि नाम के अंदर स्नेल यूज़ होती है, कि जो स्नेल का पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन वाला, कि भाई आप लोग वो पढ़ लें तो वो सेम है, यानी जो जनरल अनाटमी आप अलहदा से लेते हैं। तो लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जनरल अनाटमी में लिखी हुई हैं और स्नेल के जो पहला यूनिट यानी इंट्रोडक्शन वाला है उसके अंदर नहीं लिखी हुई। तो ये बात सच है। लाइक जैसे हिस्ट्री की, यानी जो लायक हुसैन की बुक है उसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं जिस डिटेल के साथ, वो मैनुअल के अंदर नहीं लिखी हुई। आप मैनुअल पढ़कर पास भी हो सकते हैं, डिस्टिंक्शन भी ले सकते हैं, लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं होगा, नॉलेज आपका ज़ीरो होगा। इस तरह से जनरल अनाटमी भी आप इंट्रोडक्शन पढ़कर वो सारी वही चीज़ें, मूवमेंट है, आगे जो भी है, इस तरह से वो सारा वही कुछ लिखा हुआ है जो जनरल अनाटमी की अलहदा बुक के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन इंट्रोडक्शन वाला यूनिट पढ़कर स्नेल से आप टर्म्स तो याद कर लोगे, आपको आगे यानी आपका जो वाइवा है वो तो हो जाएगा, लेकिन हो सकता है अगर उसमें से एमसीक्यूज़ आ जाएँ तो आपके वो एमसीक्यूज़ कवर हो सकता है हो जाए,
लेकिन ये भी पॉसिबल है कि हो सकता है वो कवर फिर ना भी हों। इट मीन्स कि आपको ये ले लेनी चाहिए अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते। खुदा ना खास्ता अगर वो जनरल एनाटॉमी से कुछ MCQs ऐसे दे देता है जो आपके इंट्रोडक्शन वाले पेज में नहीं है स्नेल्स के अंदर, तो वो समझो आपके MCQs का है। या वो वाइवे के अंदर कुछ टर्म्स पूछ लेता है। उसकी मैं सिंपल एग्जांपल आपको ये भी दे सकता हूँ, लाइक जैसे ये प्लेन है हमारे पास, उसमें यानी ये मीडियल प्लेन है या सेजिटल प्लेन है, तो इसके अंदर उन्होंने 3-4 टर्मिनोलॉजीज यूज़ की हुई हैं हर प्लेन के लिए, जो कि इंट्रोडक्शन वाले पेज में यानी स्नेल्स के अंदर मौजूद नहीं है, और अगर आप जनरल एनाटॉमी देखें तो उसके अंदर वो मौजूद है। तो यानी ये मैंने एक बुक का बताया, यानी एक सब्जेक्ट का बताया, बाकी इसी तरह से हर सब्जेक्ट में यही है। अच्छा, ये तो एनाटॉमी हो गया। अगर मैं फिजियो की बात करूँ, फिजियो वैसे बहुत आसान है, उसमें तो अक्सर लोग गाइटन से पढ़ते हैं, लेकिन ये एक बात है, पढ़ता कोई नहीं है। बहुत सारे लोग गाइटन को देखते हैं, उनको समझ ही नहीं आती, वो शार्ट बुक्स की तरफ भाग जाते हैं। तो कोशिश करें आपने हमेशा टेक्स्ट बुक को पढ़ना है, शार्ट बुक की तरफ नहीं जाना। ठीक हो गया। और फिर हाँ, आपने ये भी महदूद रहना है, अगर नम्स के अंदर गाइटन पढ़ाते हैं तो आपने गाइटन को ही पढ़ना है, किसी और बुक की तरफ नहीं जाना, क्योंकि हमारे पास हज़ारों रिकमेंडेड बुक्स भी हैं, रेफरेंस बुक भी हैं, तो वो उनका असर रसूख इतना नहीं होता। हालांकि वहाँ पे चीज़ बड़ी आसान लिखी होती है, लेकिन जो वर्डिंग यूज़ की जाती है, क्योंकि यहाँ जो पढ़ाने वाले होते हैं उनको भी पता होता है कि बच्चा कहाँ से पढ़ कर आया है, तो आपने कोशिश करनी है जो रिकमेंडेड बुक हो आपके कॉलेज की, आपने उसी को पढ़ना है। इस तरह से अगर मैं बायोकेम की बात करूँ तो बायोकेम में बहुत सारी बुक्स हैं। लाइक अगर नम्स की बात की जाए तो नम्स में यानी ये लिपनकॉर्ट को पढ़ रहे होते हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ हार्पर है, चैटर्जी है, और भी बहुत सारी हज़ारों बुक्स हैं, मुश्ताक हुसैन है, यानी गालिबन बहुत सारे में नहीं भी होती। तो यानी आपने कोशिश करनी है जो आपकी रिकमेंडेड बुक है आपने वो वाली पढ़नी है, क्योंकि डेटा आपको बहुत सारी बुक्स में मिल जाता है, नेट से भी मिल जाता है। तो कोशिश करें रिकमेंडेड बुक को पढ़ें, जो भी आपके यानी जो भी आपकी सिटिंग एडमिनिस्ट्रेशन है, अथॉरिटी जो आपका टेस्ट लेती है, यानी उसकी वेबसाइट के ऊपर या जो उसके सिलेबस के अंदर रिकमेंडेड या रेफरेंस बुक हैं, आप कोशिश करें उनको फॉलो करें। टीचर तो बहुत सारी चीज़ों से पढ़ा रहे होते हैं, लाइक बायोकेमिस्ट्री जो होती है वो बहुत सारी चीज़ों से पढ़ाई जाती है, सत्या से मैम पढ़ाती होती हैं, या जो भी टीचर पढ़ाने वाला होता है, और वो स्लाइड्स होती हैं नेट से भी उठा लेते हैं, कहीं से भी उठा लेते हैं, उनकी मर्ज़ी है, क्योंकि उन्होंने तो जस्ट लेक्चर देना है। अब जो ढूंढना है उसका कंटेंट जो है, और कंटेंट भी वो वाला जो यानी रिकमेंडेड कंटेंट हो, ऐसा नहीं कहीं से भी नेट से उठा लिया, वो गलत होता है या इररेलेवेंट होता है, या यानी उसकी कोई अथेंटिसिटी नहीं होती उस चीज़ की। हमने अथेंटिक चीज़ को पढ़ना है, अथेंटिक कंटेंट को पढ़ना है, जिसके आगे हमें अच्छे मार्क्स भी मिले, और साथ में हमारे साथ जो नॉलेज है हमारा वो भी इंक्रीज़ हो। तो ये इन सारी एग्जांपल को आपने आगे अप्लाई करना है। इस तरह से मैं यहाँ पे चलें ये भी बता देता हूँ, जेन क्वेरा जैसे हिस्ट्री की, उसमें बहुत सारे लोग उसको भी पढ़ रहे होते हैं, जो कि अक्सर UHS में पढ़ी जाती है। तो बहुत सारे सीनियर्स ये भी रिकमेंड करते हैं कि आप जेन क्वेरा भले ना पढ़ो हिस्ट्री के लिए, लेकिन जो पिक्चर जेन क्वेरा के अंदर दी हुई है, लाइक अगर आप एपिथेलियम पढ़ रहे हैं, आप कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स पढ़ रहे हैं, तो आप पिक्चर ज़रूर देखो जेन क्वेरा से, और अगर आपके पास वो नहीं भी है तो आप नेट से देख लो पिक्चर। तो यानी टच लाजमी करना है बुक्स को, डिफरेंट बुक्स को आपने PDF में रख लेनी है। और टच से ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट फिर ऐसे भी हो जो बुक्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि देखो ना, आप एक टॉपिक अगर आपने पढ़ना है मुश्ताक हुसैन से तो आप उसको ख़रीदें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, या आपने कोई टॉपिक हिस्ट्री से पढ़ना है, ठीक है ना, लाइक हुसैन से, तो उसको ख़रीदना 850 की बुक है वो। तो कोशिश करें आप हर बुक को ना ख़रीदें, जो टेक्स्ट बुक है उसको आप ख़रीद लें। और जो ऐसी बुक्स हैं जहाँ से आपने 1-1, 2-2 यूनिट पढ़ने हैं, लाइक जैसे सेल वाला यूनिट है, तो आप कोशिश करें उनको या तो लाइब्रेरी से इशू करवा लें। लाइब्रेरी से सपोज़ आपने इशू करवाया, आपने 1 यूनिट पढ़ा, अगर वो आपका यूनिट अच्छा तैयार हो गया और आप समझते हैं कि यहाँ पे बड़ा अच्छा भी लिखा हुआ है, तो आप उसके प्रिंट आउट निकलवा लें। कम से कम 10 या 12 पेज होंगे, और 10 या 12 पेज को अपने पास रख लें। नेक्स्ट टाइम जब वो सेल वाला यूनिट होगा, यानी उसका टेस्ट होगा या कहीं पे भी, तो वो आपके पास मौजूद होगा, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने वो उठा लिया, उसके बाद अगर आपको लगता है किसी और बुक के अंदर भी सेल के कुछ ऐसे पॉइंट हैं, तो आप उसी अपने पेज के ऊपर, यानी जो आपने प्रिंट आउट करवाया है उसके ऊपर नोट कर लो, ताकि अगली दफ़ा फिर आपको 4-5 बुक्स ओपन ना करनी पड़े, ना कोई बुक्स ख़रीदनी पड़े। और जब आपके पास डेटा कम होगा, डेटा कम से मुराद किसी एक चीज़ के ऊपर आपकी कलेक्शन होगी, आपके लिए आसानी रहेगी, यानी टेस्ट के अंदर है, आपका मॉड्यूल है, बुलाक है, जो चीज़ भी है, ताकि आपको फिर एक ही यानी रात में फिर 4-5 बुक्स जो हैं वो ओपन ना करने पड़ें। एक ही बुक्स के ऊपर, एक ही पेज के ऊपर आपका जो डेटा है रेलिवेंट, या जो भी आपका कंटेंट है वो सारा का सारा आपको वहाँ पे मौजूद हो, क्योंकि उस वक्त टाइम बड़ा कम होता है और हमने बहुत सारी चीज़ें एक साथ पढ़नी होती हैं। दूसरे पॉइंट पे मैं आता हूँ, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, वो है हाउ टू एडजस्ट इन कॉलेज।
देखिए कॉलेज लाइफ बड़ी आसान होती है। उसमें आप जाते हैं सुबह 8 बजे, साढ़े 8 बजे, 9 बजे, और कुछ आपके कंसेक्टिव लेक्चर होते हैं। लेक्चर के साथ साथ आपकी कुछ ब्रेक्स होती हैं, या कुछ शुरू में कुछ क्यूक्यूरल एक्टिविटीज़ भी होती हैं आपके लिए, आपके कुछ विज़िट भी होते हैं। तो आपने इन्जॉय करना है, आपका इंटरेक्शन भी होता है सीनियर्स के साथ, ठीक है ना। तो वहाँ पे बाकी फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, वो यानी बड़ा प्रोटोकॉल होता है वहाँ पे। आपने उस चीज़ को इन्जॉय लेना है, एज अ इन्जॉय ताल्लुक़ बिल्ड करना है बाकी लोगों से, लोगों को ऑब्ज़र्व करना है, क्योंकि ये एक डिफरेंट लाइफ है। जो आपने पहले गुजारी हुई है वो एक और लाइफ थी, अब जो आपकी लाइफ है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पे आपने जस्ट पढ़ना नहीं है, क्योंकि आपने आगे ज़िंदगी गुजारनी है, लोगों के साथ डील भी करना है, और ख़ुद यानी लोग भी आपके साथ डील करेंगे। तो आपने हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है कि आपके साथ जो लोग डील कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी 2-3 साल वहाँ पे गुजारे हुए हैं, और किसी ने 5 साल भी वहाँ पे गुजारे हुए हैं, कि उस बंदे ने यहाँ पे क्या सीखा। ठीक है ना। अब एक बंदा जो फाइनल ईयर का अगर आपसे वो डील कर रहा है या आपसे वो बात कर रहा है, इट मीन्स उसके पास 5 साल का यानी उसकी जो तरबियत है, तरबियत से मुराद उसने वो अगर आपसे बात कर रहा है या वो कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बात करता है, इट मीन्स वो आपको 5 साल का तजुर्बा दे रहा है अपना, जो कि उसने उस कॉलेज के अंदर रह कर सीखा है। और उसने भी आपसे ही स्टार्ट की थी, जैसे अब आप स्टार्ट करें यानी फर्स्ट डे से। तो आपने उनसे ज़्यादा सीखना है, यानी यूँ समझो उन्होंने तो 5 साल गुजार कर वो चीज़ सीखी, लेकिन वो आपको वो चीज़ 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट के बोलने चालने पे वो आपको बता रहे होते हैं, आपको सिखा रहे होते हैं। अगर आप एक यानी स्ट्रॉन्ग ऑब्ज़र्वर हैं, तो आपने इन चीज़ों का ऑब्ज़र्व करना है, दूसरों के साथ कैसे डील करना है, रिस्पेक्ट कैसे करनी है किसी की। तो इसमें ये बहुत सारे अनासर हो जाते हैं। तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, इन्जॉय करना है। इन्जॉय करने के साथ बाकी जो चीज़ें उनको ऑब्ज़र्व करना है कि इसके अंदर, क्योंकि ये जो आपकी पहली लाइफ थी उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं तो आप इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कर जाते हैं। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों पे ब्रेक लगानी होगी। ब्रेक लगाने से मुराद आपको यहाँ पे बहुत सारी जगहों के ऊपर बोलना नहीं होगा। लाइक जैसे आप एफएससी के अंदर या एमटी कैट के अंदर होते हैं या मैट्रिक के अंदर होते हैं, तो आप काउंटर रिप्लाई करते हैं, या इस तरह से यानी थोड़ा सा एक जो रेस्पेक्ट का आंसर होता है वहाँ कम होता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा, और उस मॉडिफाई में अगर मैं एक लफ्ज़ कहूँ तो वो ये होगा, आपको अब चुप करनी पड़ेगी। अब चुप करने से मुराद ये नहीं कि आपने यानी ज़बान सी लेनी है अपनी, लेकिन मतलब ये कि थोड़ा सा आपने आपको मॉडिफाई करना है इस लिहाज से कि दूसरों को ऑब्ज़र्व करना है। हर बात पे अपनी फ़िलासफ़ी नहीं झाड़नी, दूसरों को देखना कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पे रह चुका है 4 साल, 5 साल, 3 साल, वो दर हकीकत आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है। उन चीज़ों को वो इन फेज़ से गुजर चुका होता है और वो आपको सिखा रहा होता है। और तब भी अगर आप ना सीखें, आप आगे से अपनी फ़िलासफ़ी झाड़ें जो कि पुरानी फ़िलासफ़ी है और आपको काम नहीं आनी, तो यानी उसमें आपका ही नुकसान है। इसके साथ साथ यानी फिर आपने आना है अपने हॉस्टल में। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट, क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्टल में होते हैं उनके लिए थोड़े से मसाइल होते हैं, गवर्नमेंट में भी मसाइल होते हैं वैसे तो प्राइवेट हॉस्टल में भी कुछ चीज़ें हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये, आपने सबसे पहले तो नमाज़ की पाबंदी करनी है 5 वक्त। यानी आप जहाँ पे भी रहते हैं तो साफ ज़ाहिर है आपके पास ये सहूलत अवेलेबल होगी, आप वज़ू भी कर सकते हैं, आपके पास करीब मस्जिद भी हो सकती है, या आपके पास जाए नमाज हो, तो आपने सबसे पहले तो 5 वक्त नमाज़ की पाबंदी करनी है। जब आप नमाज़ की पाबंदी करेंगे तो श्योरली आपको डिप्रेशन तो पॉसिबल ही नहीं है कि हो, या आपको कोई टेंशन हो। उसके बाद जो मेन चीज़ होती है वो होती है स्टडी, कि आप कॉलेज में गए, बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे लोगों ने आपको बताया, क्योंकि नई नई चीज़ें होती हैं, अभी आपको समझ नहीं आ रही थी कि कैसे हमने करना है, कैसे पढ़ना है, तो इस टेंशन में होते हैं। या जो चीज़ आपने पढ़ी होती है कॉलेज के अंदर, वो थोड़ी सी वो पढ़ाते भी ज़्यादा हैं, पढ़ाने से ज़्यादा उनसे मुराद ये है क्योंकि वो स्लाइड्स होते हैं, एफएससी वाला काम तो होता नहीं है, ना ही मैट्रिक वाला होता है वहाँ पे, कि इन चीज़ों को अब हमने कवर कैसे करना है या पढ़ना कहाँ से, आपको नहीं पता चल रहा होता। तो इसमें भी अगेन परेशान होने वाली कोई बात नहीं है ऐसी। यानी अगर आप 10-15 दिन हो गए आपको पढ़ते हुए, या आपका तीसरा चौथा दिन है और आप सारी चीज़ें आपके ऊपर से गुजर रही हैं, यानी बिल्कुल भी आपको समझ नहीं आ रही कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, या हमने कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कौन सा टॉपिक किधर से करना है, या कुछ चीज़ें बीच में हैं आपको मिल ही नहीं रही, यानी आपको पता नहीं चल रहा कि मैम ने अगर आज फिजियो पढ़ाई है तो कहाँ से पढ़ाई है, या हमने उसको टॉपिक को पढ़ना कैसे है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ें पता चलती जाएंगी। जैसे आपका कुछ सीनियर्स के साथ इंटरेक्ट होगा, और उसमें सीनियर्स के साथ आपका इंटरेक्ट भले ना हो, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो टीचर खुद होता है, जो आपको उस वक्त पढ़ा रहा होता है। तब आप क्लास में इतना यानी एक्टिव नहीं होते, आप टीचर को सुन ही नहीं रहे होते। जो भी टीचर पढ़ाने वाला होता है, आज के बाद आप ये ऑब्ज़र्व कीजिएगा इस चीज़ को, वो टीचर आपको सारी चीज़ें बता रहा होता है कि मैंने ये टॉपिक कहाँ से लिया है, कैसे लिया है, या आपने इसको कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। इस चीज़ को आप नोट कीजिएगा। जो भी टीचर आता है वो सारी चीज़ें ये बताता है, और डेली बेसिस पे बताता है कि मैंने ये कहाँ से टॉपिक लिया है, या ये वाली जो चीज़ है आपको कहाँ पे मिलेगी। ये डायग्राम मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रेलिवेंट होती हैं, डिफरेंट जगहों के ऊपर रेलिवेंट डायग्राम होती हैं। अगर जैसे मिसाल सेल की हम बात करें,
तो सेल के अंदर जब आप आगे पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन में, यानी ये जो ट्रांसपोर्ट होती है, मैं अगर आपको एफएससी का हवाला दूं तो ट्रांसपोर्ट के हवाले से आपको वो सारा का सारा नर्वस यूनिट यहीं पे करवा देंगे। यानी वो जो आप पढ़ते हैं एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये सिनेप्स, इम्पल्स, ये सारे के सारे वो उसी सेल वाले यूनिट में आपको करवाएंगे। लेकिन यहाँ पे गाइटन के अंदर ये चीज़ें डिफरेंट यानी जो यूनिट है उनके अंदर मौजूद हैं, आपको थोड़ी सी ढूंढनी पड़ेंगी। और आप ढूंढेंगे तब जब आपने टीचर को इंटरेक्टिवली सुना होगा कि टीचर ने क्या कहा है, कि ये वाली जो डायग्राम है या जो चीज़ मैं पढ़ा रही हूँ या जो ये स्लाइड है ये कौन सा यूनिट के अंदर है, किस पेज के ऊपर है, या ये जो मैंने डायग्राम लिया है या ये जो मैकेनिज़्म लिया है ये कहाँ से लिया है। तो ये चीज़ें जब आप गौर से पढ़ेंगे, वहाँ पे सुनेंगे, जब आप फिर वापस यहाँ पे आएंगे अपनी हॉस्टल के अंदर या जो भी आप जहाँ पे भी रह रहे हैं, तभी आपको समझ आएंगी। और उसका जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि जब मैम आपको पढ़ा रही थी या जो भी टीचर है, आप उनके जो यानी की पॉइंट्स होते हैं या एलओज़ होते हैं जिन्हें हम लर्निंग आउटकम्स कहते हैं, आप जस्ट वो नोट आउट कर लें या उसकी तस्वीर बना लें ड्यूरिंग लेक्चर। सम टाइम टीचर अलाउ नहीं करता लेक्चर के दौरान तस्वीर बनाना, तो आपने वो एलओज़ लिख लेने हैं। लाइक अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूँ यानी ट्रांसपोर्ट इन सेल, तो आपने वहाँ पे लिख लेना है कि एक्सोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है या यानी डिफियन है। तो जब आपके पास ये एलओज़ लिखे होंगे और आप घर में आएंगे, घर में आके आपने गाइटन ओपन करनी है, तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि मैम ने आज हमें ट्रांसपोर्ट पढ़ाई है और ट्रांसपोर्ट के अंदर भी क्या क्या चीज़ें पढ़ाई हैं। एक्सोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस पढ़ा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ाई है या यानी सिंपल डिफियन पढ़ाई है। तो जब आप बुक्स को ओपन करोगे तो कम से कम ऑलमोस्ट 50% तो आपका काम हो जाएगा। कम से कम आपको ये तो पता चल गया ना कि ये टॉपिक है कौन सी बुक में या कहाँ पे खड़ा है या कौन सा यूनिट है। तो इतना भी अगर आपको पता चल जाता तो ये बड़ी बात है, बजाय कि आपको पता ही ना हो 10-15 दिन या 1 महीना गुजर जाए कि ये कहाँ से पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, कौन सा यूनिट है, कौन सा टॉपिक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टार्ट में। और ये सब का सेम हाल होता है। आपने अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मुझे ही कुछ समझ नहीं आ रहा या पता नहीं मैं कोई एक्सेप्शनल केस हूँ, मेरे ऊपर ही सारी चीज़ें जा रही होती है, तो ऐसा नहीं होता, ये सब के साथ होता है। हाँ, इसके अंदर चंद बच्चे ऐसे होते हैं जो इन चीज़ को यानी ग्रैब कर होते हैं या एब्जॉर्ब कर होते हैं। वो इसलिए कर होते हैं वो गाइडलाइन ले चुके होते हैं या वो डेली बेसिस पे यानी सीनियर से गाइडलाइन लेते हैं, और सीनियर हैं या टीचर हैं। सम टाइम तो ऐसा भी होता है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो टीचर से ही गाइडलाइन लेते हैं। जैसे ही टीचर क्लास से बाहर निकलता है तो स्टूडेंट उनसे पूछते हैं कि मैम या सर आपने ये जो टॉपिक पढ़ाया ये कहाँ पे है या हमने कैसे करना है। जो सीनियर्स की तरफ से वो कहते हैं कि भाई आप ये ना करो, या क्योंकि हर बंदे की अपनी राय है, हर बंदे ने अपने हिसाब से तैयारी की होती है, और लकीली या अनलकीली किसी के नंबर अच्छे होते हैं उस तैयारी से और किसी के अच्छे नहीं भी होते। लेकिन जो एक टीचर होता है वो जो चीज़ आपको बताता है वो ज़्यादा मुनासिब होती है, वो ज़्यादा अच्छी होती है, वो अच्छी नॉलेज के लिहाज से होती है। और हो सकता है वो नंबरों के लिहाज से ना हो अच्छी, क्योंकि नॉलेज जब आप पढ़ोगे तो वो तो फिर अनफॉर्चुनेटली यानी आपको बहुत सारी चीज़ें ग्रैप ऐसी भी हो जाती हैं, फिर मिक्स हो जाता है। आप एट द लास्ट जो है ना एंड पे जाके आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं आप उनको यानी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जब आपके पास क्वेश्चन होते हैं तो आप कंफ्यूज होते हैं क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा होता है। तो लास्ट में ये टेक्निक अलबत्ता काफ़ी ज़्यादा यानी चलती है, जब आप सीनियर से पूछते हैं या मार्किंग करवाते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो बेस्ट है। लेकिन अगर आप स्टार्ट में ही उन्हीं यानी मार्किंग के ऊपर डिपेंड करने लग जाएँ कि लाइक अगर मैम ने सेल का टॉपिक पढ़ाया था, जनाब के पास सेल मेम्ब्रेन आएगा और आपने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, उसकी कंपोजिशन पढ़ी और बाकी सारा यूनिट छोड़ दिया, तो ये फिर गलत है। इससे आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि हो सकता है 2-3 MCQs आ जाएँ इससे, या हो सकता है सेल मेम्ब्रेन आए ना, यानी आगे ना आए। तो ये यानी आपने थोड़ा सा ख्याल करना है। स्टार्ट में आपने टीचर को फॉलो करना है और लास्ट में आपने सीनियर्स को फॉलो करना है। यानी जब आपका क्लास का टेस्ट हो, सब स्टेज हो, मॉड्यूल हो, जो भी हो, यानी आपका फाइनल हो, प्री फाइनल हो, तो तब आपने सीनियर से ज़रूर गाइडलाइन लेनी है। स्टार्ट में भी लेनी है, ये नहीं मैं कह रहा कि सीनियर से गाइडलाइन नहीं लेनी है, लेकिन कहने का मतलब है स्टार्ट में आपने अपना स्टेमिना बनाना है, और स्टेमिना वो शॉर्टकट वाला नहीं बनाना। थोड़ा सा यानी अपने आप को मॉडिफाई इस तरह से करेंगे, चलें हम थोड़ा सा नॉलेज भी ले लें, ताकि जब आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो बाद में आपको कम जब पढ़ेंगे तो इतना मसला नहीं होगा। अगर आप स्टार्ट में ही कम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो एंड में जाके आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकेंगे। फिर आप वही शॉर्टकट रास्ता ढूंढेंगे, यानी कि भाई बस मार्किंग कर दो, सेल मेम्ब्रेन आई हुई है सेल वाले यूनिट से, अगर आ गए तो ठीक है, नहीं तो बस फिर बैठे रहोगे आप, ठीक हो गया। तो ये कुछ चीज़ें थी, सो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा यानी फ़ायदा दे सकते हैं स्टडी के लिहाज से। बाकी कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।